हाँ, इंडिया एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये आपका हिस्ट्री चैप्टर का फर्स्ट लेसन में टॉपिक है, केस स्टडी पेज नंबर 8 पर। द पब्लिश्ड अकाउंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रैवलर्स शो दैट द इंडिया हैड फ्लोरिश्ड इंडस्ट्रियल सेंटर्स इन द 17th and the early part of the 18th century. Traders from various parts of the world exchanged their gold, silver, precious stone with the cotton, textile, साल्ट पीटर, टोबैको, इंडिगो, सिल्क, ब्रोकेट। यानी जो यूरोपियन ट्रैवलर्स थे, जो यूरोपीय यात्री आते थे, उन्होंने जो अपनी यात्रा वृत्तांत लिखे। ऑब्वियसली बात है, आप जब कहीं घूमने जाते हो तो आज के समय में हम क्या करते हैं, कैमरे पे फोटो ले लेते हैं, वीडियोस बना लेते हैं, बट उस समय में लोग उसको लिख देते थे एक याद के रूप में, एक इतिहास के उसमें कि हम गए थे, लोगों को पता चले हम वहां गए तो हमने क्या क्या देखा। तो जो यूरोपियन ट्रैवलर्स का अकाउंट है, यात्रा वृत्तांत है, उसमें उससे देखकर पता चलता है कि भारत में जो पहले से इंडस्ट्रियल सेंटर्स थे 17th और अर्ली 18th सेंचुरी में, कुछ भागों में इंडस्ट्रीज थी। व्यापारी जो थे विभिन्न भागों से वहां पर आते थे और अपना सोना, ठीक है, सोना, चांदी और प्रीशियस स्टोन्स चेंज करते थे। किसके बदले में? उनसे कॉटन टेक्सटाइल के बदले में सॉल्ट पीटर, टोबैको, इंडिको, यानी कि वो यहाँ से ये चीजें लेकर जाते थे और बदले में सोना, चांदी और प्रीशियस स्टोन्स हमें देते थे। भारतीय जो मसाले थे, ऑब्वियसली बात है, भारत हमेशा से मसालों के लिए फेमस रहा है। इंडियन स्पाइसेस सच एज पेपर कॉर्न, यानी कि काली मिर्च, क्लोव, लौंग, नटमेग कहते हैं जायफल को। ऐसे जो मसाले थे ये बहुत ज्यादा कीमती थे और ये बहुत ज्यादा वैल्यूबल थे। यूरोपियन यूज देम टू कुक एलोबरेटली, मतलब होता है जो स्वादिष्ट खाना बनाते थे उसके लिए। फ्लेवर्ड डिश मसालों से ही डिश में फ्लेवर आता है, तो उन जो मसाले काली मिर्च, लौंग, जायफल ले जाते थे, उसका यूज वो अपनी जो खाने की चीजें थी उनमें स्वाद लाने के लिए, खुशबू लाने के लिए यूज करते थे। इसके अलावा ये जो मसाले थे ये दवाई के लिए और परफ्यूम के लिए भी यूज होते थे। ऑब्वियसली बात है, काली मिर्च में तो नहीं, लौंग में खुशबू होती है, जायफल में भी खुशबू होती है, तो उसको परफ्यूम के लिए यूज किया जाता था। अर्ली 17th सेंचुरी में पेपर वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड। जो काली मिर्च थी, पीपर था, वो यूज होता था किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी में 17th सेंचुरी में शुरुआत के समय में मसालों के व्यापार का सबसे मुख्य कारण था, यानी काली मिर्च की मांग बहुत ज्यादा थी। मच ऑफ द पेपर मेड इट्स वे फ्रॉम लंदन टू अदर कंट्रीज। और काली मिर्च भारत से कहाँ जाती थी? लंदन और अदर कंट्रीज को जाती थी। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के समय में जो मेन इंडस्ट्रीज थी वो इंडिया में थी वीविंग कॉटन, कॉटन की बुनाई की कंपनियां थी, और सिल्क टेक्सटाइल की, यानी सिल्क के कपड़ों की कंपनियां थी। इसके अलावा जहाज बनाना, हैंडीक्राफ्ट, आप सब जानते हो हाथ से बने हुए जो कपड़े होते हैं वो, हथकरघा उद्योग जिसको कहा जाता है, टैनरी, चमड़ा उद्योग जो होता है उसको कहते हैं टैनरी, परफ्यूमरी, इत्र बनाने का काम, कागज बनाने का काम, ये सारी चीजें यहाँ पर इंडस्ट्रीज थी। विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बट जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, पहले ये सब चीजें कैसे होता था? हाथ से होता था, यानी कपड़ा बुनाई का काम, धागा बनाने का काम चरखे से होता था, कपड़ा भी हाथ से बुना जाता था, ठीक है। बट जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जब औद्योगिक क्रांति आई 18वीं शताब्दी में, progress, the British needed both raw material for their factories and market to sell their finished good। तब ब्रिटिशर्स को अपना जो कच्चा माल था उनको दो चीजों की जरूरत पड़ी। एक तो कच्चे माल की जरूरत थी, दूसरा अपना जो बना हुआ सामान है उसको बेचने के लिए मार्केट की जरूरत थी। यानी 17th और 18th सेंचुरी में क्या चलता था? हाथ से बना हुआ सब कुछ, सारी दुनिया में हाथ से बना हुआ सब कुछ यूज होता था। तो हाथ से बनी हुई चीज ज्यादा प्रोडक्ट इतनी मात्रा में तो बनेगी नहीं कि मार्केट में है बेतहात और तरीके से और लोग खरीदते जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रही है। वो थोड़ी मात्रा में बनती थी और बिक जाती थी। बट जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति आई, मशीनें बन गई, तो क्या हुआ? लोगों ने कंपनियों में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट तैयार होने लगे, अधिक से अधिक मात्रा में मार्केट्स में वो अवेलेबल रहने लगे, वो सस्ते होते थे। तो ब्रिटिश को दो चीजों की जरूरत थी, एक कच्चे माल की जरूरत थी, दूसरा अपने सामान, जो कंपनी से सामान बनेगा, जो मशीन मेड गुड्स है, उसको बेचने के लिए मार्केट की जरूरत थी। तो इंडिया हैड मेनी स्किल्ड
स्किल्ड वीवर, भारत में बहुत ही कुशल जुलाहे होते, वीवर्स बोलते हैं, जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं उनको वीवर्स से और जुलाहे कहा जाता है। और डायर्स थे और रंगरेज थे। रंगरेज जानते हैं ना, जो कपड़े को कलर करते हैं उनको डायर कहा जाता है या रंगरेज कहते हैं हिंदी में। हु प्रोडक्ट ब्यूटीफुल डिजाइन, और वो बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बनाते थे। द डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल इंक्रीज एट द फास्ट पेस, और भारतीय कपड़ों की धीरे धीरे जो मांग थी वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि कलर वो बहुत सुंदर सुंदर होते थे, डिजाइन बहुत सुंदर होते, इसलिए उनकी मांग बढ़ रही थी। एंड द नंबर ऑफ द यूनिक पैटर्न, और यूनिक पैटर्न था, डिजाइन उनके द्वारा बनाया जाता था। देयर वे टू इंग्लैंड फ्रॉम इंडिया, जो भारत से इंग्लैंड जाता था तो वहां पर इसकी डिमांड बढ़ रही थी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्वक, द इंपीरियल पॉलिसी होती उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद। क्या साम्राज्यवाद हुआ? ब्रिटिश हमारे यहाँ क्या करने आए थे? सिर्फ अपना व्यापार करने आए थे। उन्होंने भारत में एंट्री क्यों ली थी? व्यापारिक दृष्टि से ली थी कि हम सिर्फ व्यापार करेंगे। पर उन्होंने धीरे धीरे क्या शुरू किया? व्यापार के बदले यहाँ पर शासन शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ की हर चीज पर अपना अधिकार करने लगे, यहाँ के राजाओं को हटाना शुरू। बाकी चीजें आप अभी आगे पढ़ोगे, इससे पहले भी आपको पता है कुछ चीजें, कि धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के, जैसे आप मान लीजिए कोई आपके घर में किराए से रहने आए और सिर्फ वो रहने आए, पर वो धीरे धीरे आपके घर के इंटरनल मामलों में इंटरशेप करने लगे, उसके बाद वो धीरे धीरे आपकी हर चीज पे अपना अधिकार करने लगे, तो वो क्या है? वो उसकी इंपीरियल पॉलिसी कहलाएगा। वही सेम चीज यहाँ पर है, ये इनकी इंपीरियल पॉलिसी थी ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। ब्रिटिश इंडस्ट्रीज ने इंपीरियल पॉलिसीज को फॉलो किया टू प्रोवाइड चीपर मशीन मेड गुड्स, स्लोली लेड टू द डिक्लाइन इन द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। और जब उन्होंने मशीन के बने हुए कपड़ों को बाजार में उतारना शुरू किया, तो धीरे धीरे जो भारत के हाथ के बने हुए कपड़े थे, जो हैंडमेड हमारे चीजें थी, वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई, वो खत्म होना शुरू हो गई, और यहाँ से उनका राज्य शुरू हुआ। अब आपसे पूछा जा रहा है, व्हाई डिड ब्रिटिश मेक देयर वे टू इंडिया? भारत क्यों आए थे वो? तो सबको पता है भारत क्यों आए थे, वो व्यापार करने आए थे, ट्रेड के लिए आए थे। Why were spices so important to European traders? मसाले यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट थे? तो यहाँ पे लिखा है, ये देखिए जो लाइन मैंने वो करी, यूरोपियन यूज देम टू कुक एलेबरेटली फ्लेवर्ड डिशेस। स्पाइसेस आर आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन एंड इवन परफ्यूम। ओके, ये था इसका आंसर। हाउ डू यू थिंक द ट्रेडिंग कंपनी एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर अ एंटायर कंट्री? आप ये कैसे कह सकते हो, आप कैसे सोचते हो कि जो व्यापारिक कंपनी आई थी उन्होंने अपना प्रभाव धीरे धीरे पूरे देश पर फैलाना शुरू किया? तो जब उन्होंने क्या किया, अपनी इंपीरियल पॉलिसी से, जो यहाँ पे लाइन लिखी हुई, द इंपीरियल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज प्रोवाइड चीपर मशीन, सस्ता मशीन का बना हुआ कपड़ा। हाथ से स्वेटर बनाती है मम्मी, वो कितना अच्छा होता है, गर्माता भी है, सब कुछ होता है, बट आपको बाजार का बना हुआ स्वेटर अच्छा लगता है, क्यों? उसमें बहुत अच्छी डिजाइन मिल जाती हैं आपको। तो बस वही चीज आप समझ सकते हो, बहुत इजी। उसी तरह उन्होंने धीरे धीरे हाथ, अब आजकल आपको दिखता है कोई हाथ से बनाते हुए? लोग हाथ से भी बनाते थे, आंखों पर भी कुछ जोर पड़ता था, फिर भी लोग अब धीरे धीरे बाजार की तरफ पहुंचना शुरू हुए, और अब लोगों ने हाथ से बनाते हुए स्वेटर खत्म कर दिए। पहले क्या होता था, ऊन लाते थे, किलो के रेट से ऊन मिलती थी, लाए, उसको गोला बनाना, उसको बिनना, पूरा प्रोसेस होता था, कई कई दिन वो स्वेटर बनते थे। अब क्या है, स्वेटर पहनना है, अच्छा ये कलर पहनना है, ये डिजाइन आया है, चलो चलते हैं लेकर आते हैं, पहुंच जाते हैं मार्केट और लेकर आ गए। मशीन से बनते हैं स्वेटर, और आपको फाइन क्वालिटी लगती है। और घर के मम्मी के बनाए हुए स्वेटर क्या लगते हैं, मोटे से, अरे बहुत भारी स्वेटर है, इसका गला ऐसा है, इसका गला ऐसा है। बाजार के बने स्वेटर में कोई कमी नहीं होती है, आप ले लेते हो। तो वही चीज वहां पे थी कि हैंडमेड चीजों से मशीन, और वो सस्ता पड़ता है। 150-200 के स्वेटर आपको आराम से अच्छे लगते हैं, ऊन से बनाएंगे तो 300 का तो ऊन ही आता है, फिर मेहनत होती है। तो बस ये चीज आप यहाँ से समझ सकते हो। इसके बाद अब आपको सोर्स ऑफ द स्टडी द कॉलोनियल पीरियड बताया जा रहा है, कि कैसे कॉलोनियल पीरियड की आपके बारे में आपको पता चलता है। तो किसी भी चीज के बारे में जब पता चलेगा तो वो कहीं ना कहीं रखी गई होगी, स्टोर की गई होगी। तो वो कहाँ पर स्टोर की गई है? आर्चीव्स हैं उनके, ठीक है। आर्चीव कहते हैं कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड, यानी कि जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आर्चीव कहा जाता है, और म्यूजियम्स में उनको सुरक्षित किया गया है। आगे अब आप पढ़ोगे कि और कौन कौन से सोर्स होते हैं। पहला तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है,
आई थिंक सबको पता होगा आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं। आपको अनम्यूट कर रही हूँ, 1 बाय 1 एक बच्चा ही आंसर देगा इसका। आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। हाँ शालिनी बोलो। मैम आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं जैसे जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हो गए, आर्टिक्राफ्ट्स हो गए, इंस्क्रिप्शन सही बता रही है हमारे शालिनी। आर्कियोलॉजिकल हाँ वो जिनको आप कह सकते हो आर्कियोलॉजिकल जो आज भी मौजूद हैं, उस वक्त की बनाई हुई जो इमारतें हैं या बर्तन हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आर्के पुरातात्विक सामान कह सकते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, जो उस वक्त का बनाया गया है, उस वक्त का है, उस टाइम का। जैसे आपका मॉन्यूमेंट्स हैं, आप इंडिया गेट ले सकते हो, सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट हाउस है, ये सब अंग्रेजों के समय के बनाई हुई है, ठीक है। 3 मूर्ति भवन है, ओके, या आप कुतुब मीनार है, ये सारी चीजें क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, उस वक्त की बनी हुई है, और आज आप उनको देखकर उस वक्त के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, उस वक्त जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बनाए गए, जैसे अभी आप स्कूल में हो तो आपका कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बनता है, हम उसको सुरक्षित करके रखते हैं, ठीक है। उसी तरह उस वक्त की जो रिकॉर्ड्स है उनको सुरक्षित करके रखा जाए तो वो होते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ठीक। रिकॉर्ड ऑफ द यूरोपियन कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज ने कहां पर कब क्या किया, जो आप सन पढ़ते हो सारे। अब मैं आपको कैसे बता रही हूँ, 17th सेंचुरी में ये हुआ, 18th सेंचुरी में ये हुआ, 1945 में क्या हुआ, जो भी आप इंसिडेंट पढ़ते रहते हो, तो वो सारी चीजें कहाँ पे सुरक्षित की गई हैं, यूरोपियन कंपनीज का जो रिकॉर्ड बनाया गया था उसमें इनको सुरक्षित किया गया है। सारी इंफॉर्मेशन उसमें है कि उन्होंने कैसे कैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलो करी, उसके बारे में। फिर आता है इंडिजिनस लिटरेरी सोर्स। इंडिजिनस लिटरेरी सोर्स होते हैं कि लिखे हुए, क्या लिखा था उन लोगों ने, ठीक है। जैसे सियारुल मुक्तरीन रिव्यू ऑफ मॉडर्न टाइम्स, इनकी बुक का नाम है, बाय मीर गुलाम हुसैन खान, इज एन इंपॉर्टेंट इंडियन लिटरेरी सोर्स। ये किताब का नाम है, इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये एक लिटरेरी सोर्स है जिसने 70 साल के पीरियड को कवर किया, यानी इस किताब में 70 साल तक क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, सब कुछ लिखा हुआ है। क्रॉनिकलिंग द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स, कैसे मुगल्स का अंत हुआ, द राइज ऑफ द मराठा, कैसे मराठों का उदय हुआ, उसके बाद द स्टेप दैट फॉलोड step that led to the occupation of the country by the British, और उसके बाद भारतीयों ने व्यापार के लिए कौन कौन से कदम उठाए। अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द डायरी ऑफ आनंद रंगा पिल्लई, आनंद रंगा पिल्लई की डायरी है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द गवर्नर जोसेफ फ्रांसिस्को ड्यूप्लेक्सी ऑफ पौंडीचेरी। ये रंगा पिल्लई जो थे ये चीफ इंटरप्रेटर थे। अच्छा, इंटरप्रेटर होता है जो आपके ट्रांसलेटर होते हैं ना, अंग्रेजों को हिंदी बताने के लिए, या आपके देखते हो आप पीएम के साथ भी देखते हो एक लेडी रहती है जो जब दूसरे देश जाते हैं तो वो उनको उनकी बात को इंटरप्रेट करके व्याख्यायित करके बताती है। हर देश की भाषा हिंदी या इंग्लिश नहीं है, तो वो उनको बताती है कि इन्होंने क्या बोला। तो उस वक्त जो रंगा पिल्लई थे वो फ्रांसिस ड्यूप्लेक्स जो थे पौंडीचेरी के गवर्नर थे, उनके इंटरप्रेटर थे। उनकी जो डायरी थी उससे मिलता है राइटिंग इन तमिल, जो तमिल में लिखी गई डायरी है। ही रिकॉर्डेड द रिवर्स ऑफ द पॉलिटिक्स, उन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में लिखा है। एवरीडे लाइफ ऑफ द साउदर्न किंगडम, दक्षिण भारत के जो राज्य थे, वहां का जो साम्राज्य था, उसके प्रतिदिन के जीवन के बारे में, उस अंग्रेजों के समय में क्या क्या वहां सब कुछ हुआ उसके बारे में। ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ ड्यूप्लेक्सी, ड्यूप्लेक्सी के शासनकाल में दक्षिण भारत में क्या क्या घटता था, दिन प्रतिदिन की बात उन्होंने अपनी डायरी में लिखी है। Some institutions are the treasure trove of the historical artifacts and the, इसके अलावा कुछ और भी खजाने हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें आपको पता चलता है। जैसे है भारत इतिहास संशोधक मंडल, was founded 1910। डॉयन का मीन्स होता है रिस्पेक्टेड या प्रोमिनेंट पीपल ऑफ पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। कुछ सम्मानित लोग हैं जो जिन्होंने भारत इतिहास लिखा है संशोधक मंडल के। विश्वनाथ, काशीनाथ रजवाड़े, सरदार केसी मंड, ये जितने भी नाम आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, इन सब लोगों ने कहीं ना कहीं इतिहास के बारे में लिखा है, उस वक्त क्या घटा। जैसे देखिए इन्होंने लास्ट मोमेंट ऑफ द रानी झांसी के बारे में लिखा, गोडसे भाजी ने लिखा है। इसके अलावा सर्वे और सेंसस, उस वक्त सर्वे भी होते थे, ब्रिटिश ने सर्वे शुरू करवाया था और जनगणना भी शुरू करवाई थी ब्रिटिश ने।
Different kind of survey were conducted to provide the government with information regarding population. सरकार को जनसंख्या से संबंधित, टोपोग्राफी से संबंधित यानी जमीन की बनावट से संबंधित, आर्कियोलॉजी की और जंगल से संबंधित जो भी जानकारी थी, कितने जंगल है, कितने पेड़ पौधे हैं, इन सब का उस वक्त सर्वे शुरू हुआ था। ब्रिटिश ने सर्वे कराना शुरू किया था। दैट टेरिटरीज कुड बी मार्क्ड फॉर फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू, जिससे कि वो उनकी जो उनका एरिया है जिसमें वो शासन कर रहे हैं, उनसे वो वहां पर लैंड रेवेन्यू ले सके। द डाटा प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, और जब सर्वे होता है तो लोग जा जाकर सर्वे करते हैं, तो उससे उनको बहुत ही एक कीमती जानकारी मिलती थी कि उनके शासनकाल में उनके राज्य में कितने पेड़ पौधे हैं, कितना सब कुछ है, कितनी जनसंख्या रह रही है, कितने जंगल हैं, कैसी बनावट है उस क्षेत्र की, वहां पे कैसी पुरानी चीजें मिल रही हैं, ये सारा कुछ वो जानते थे, रिकॉर्ड बनाकर रखते थे। इसके अलावा उस वक्त न्यूज़पेपर्स भी थे, पैम्पलेट्स, जैसे आजकल आप देखते हो ना सड़क पर लोग कभी कभी एडवर्टाइज करते हैं तो छोटे छोटे से पेपर बांट रहे होते हैं, वो या जो लेटर लिखे जाते थे, इंपॉर्टेंट लेटर्स लिखे जाते हैं, उनको भी सुरक्षित करके रखा गया है। कुछ पेपर्स के नाम आपको यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे बंगाल गैजेट जेम्स अगस्टस ने शुरू किया था 1780 में। इसके अलावा एक और पेपर का नाम यहाँ पर दिया होगा, देखिएगा उसका नाम क्या है अपनी बुक पर, बॉम्बे हेराल्ड। हाँ, 1789 में ये पेपर है जो उस वक्त की घटनाओं को बताता था कि जैसे इसने द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज वेरी वेल कवर्ड बाय दिस पेपर, जो पहला सेशन हुआ था उसके बारे में भी इस पेपर में बताया गया है, और आज भी ये पेपर सुरक्षित है। और डिफिकल्टीज यूजिंग द ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, बट जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स है उनको यूज करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो यहाँ पर बताई गई कि जो प्राइमरी रिसोर्स होते हैं, यानी जो सबसे पहले पेपर है उसको सुरक्षित करके रखा गया, तो उसको देखकर आप सही जानकारी नहीं मिल सकती ना, उसके बाद के सारे पेपर रखे गए नहीं रखे गए इसकी कोई जानकारी नहीं होती है, उनमें जो बातें बताई जा रही है वो सारी सही है, उस वक्त क्या लिखा गया था उसको समझाना बहुत मुश्किल है, उसका अनुवाद करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सेकेंडरी सोर्सेस कुछ और जानकारी दे रहे हैं और प्राइमरी सोर्सेस कुछ और जानकारी दे रहे होते हैं, तो लोगों के अंदर कंफ्यूजन हो जाता है। सेकेंडरी सोर्सेज में आपके बिब्लियोग्राफीज आती हैं, उस वक्त की लिखी हुई कुछ बुक्स आती है, कमेंट्री और ट्रीटाइजेस आते हैं। ओके, अब आगे जो आपकी ये दोनों चीजें हैं ये आप पढ़ोगे, वर्ड कनेक्ट और इन्वेस्टिगेट जो भी दिया हुआ है ये, और एक्सरसाइज फाइंड आउट करनी है आपको। ओके ओके मैम।